हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर पार्ट्स का पार्ट 2। प्रश्न नंबर 26 से आरंभ करते हैं। 25 प्रश्न पहली वीडियो में हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उदारवाद का अंग्रेजी में कहते हैं लाइबरिज्म। लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। उदारवाद का अर्थ है आज़ादी के अनुसार, यानी कि मन में राष्ट्रवाद की भावना है, उसमें उदारवादी यानी कि मानव की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो बात हम उदारवाद की करते हैं, जो कि आज़ादी को लेकर के है। अगला प्रश्न है मत देने का अधिकार। तो यूरोप में मत देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त था जिनके पास संपत्ति थी, अर्थात संपत्तिवान लोगों को केवल मत देने का अधिकार था। अगला प्रश्न जोलबेराइन क्या था। तो जोलबेराइन एक शुल्क संघ था जिसे 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर आरंभ किया गया था। प्रशा के सम्राट का विचार था कि यदि हम एक ऐसे संघ का निर्माण करें जिससे सभी लोग आकर, जिस प्लेटफॉर्म पर सब लोग आकर के अपना बिजनेस कर सके, अपना व्यापार कर सके, व्यापार को बढ़ावा दे सके, ऐसा एक लक्ष्य रखा हुआ था, जिस संघ का नाम था जोलबेराइन। जोलबेराइन का लक्ष्य क्या था? जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना। कि जर्मन लोगों के मन में तो एक राष्ट्रवाद का विचार तो आ ही गया था कि जर्मन लोग जहाँ भी हैं उन सब का एक राष्ट्र यानी कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए, लेकिन उनको आर्थिक रूप से भी एक राष्ट्र में बांधना जोलबेराइन का लक्ष्य था। नेपोलियन की हार कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुई थी, जिसको यूरोपीय शक्तियाँ ब्रिटेन, रूस और प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। वियना समझौता की मेजबानी। वियना समझौता क्या था? वियना समझौता 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन की हार होने के बाद नेपोलियन के साथ कुछ शर्तें रखी गई थी, उस शर्तों को वियना समझौता कहा जाता है, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। अगला प्रश्न है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी, जिसमें यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कहा जाता है। पूरे यूरोप की सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था कि पूरे यूरोप की जो सभ्यता थी वो सभ्यता कहाँ पर है? यूनान में है। तो इसलिए यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली थी? 1832 ईस्वी में। किस संधि के अनुसार? कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार। जूसेप्पे मैत्सिनी कौन थे? जूसेप्पे मैत्सिनी एक क्रांतिकारी थे इटली के, जिसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। और ये यंग अवस्था में ही, यानी कि यंग एज में ये कार्बोनरी एक संस्था थी, उस संस्था के सदस्य बन गए थे। कार्बोनरी ऐसे लोगों की संस्था थी जैसे कहते हैं कार्बन जलाने का काम, मतलब जो राष्ट्र के प्रति आंदोलन करते थे, जिनके राष्ट्रवादी भावना थी, तो उन लोगों की एक संस्था थी जिसे कार्बोनरी कहा जाता था। और जूसेप्पे मैत्सिनी उसी संस्था के सदस्य थे। बाद में राष्ट्रवाद की भावना को या इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने दो संगठन का निर्माण किया था। मर्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की इन्होंने स्थापना की थी। इनका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। ये उदारवादी राष्ट्र की कल्पना करते थे। किसने मैत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? तो ड्यूक मेटरनिख ने मैत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक शत्रु बताया। वह इसलिए बताया कि ड्यूक मेटरनिख रूढ़िवादी प्रवृत्ति के नेता थे। उन्हें रूढ़िवादी प्रवृत्ति से प्यार था। यह जो सत्ता चाहते थे उसको परंपरा के अनुसार चाहते थे, जबकि मैत्सिनी रूढ़िवादी ना होकर उदारवादी शासन व्यवस्था में विश्वास रखते थे। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 ईस्वी का जो समय है, इसे क्रांतियों का युग कहा जाता है। वियना कांग्रेस के उद्देश्य क्या क्या थे? तो वियना कांग्रेस के सर्वप्रथम उद्देश्य थे नेपोलियन के द्वारा किए गए बदलावों को समाप्त करना। नेपोलियन ने जहाँ जहाँ अधिकार किया था, जिन राष्ट्रीय क्षेत्रों का अधिकार किया था, उन्हें स्वतंत्र किया जाए और वहाँ पर जो राजशाही थे उन राजशाहों को बहाल किया जाए। ये वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था फ्रांस के विस्तार को रोकना। फ्रांस के चारों तरफ अलग अलग राज्य की स्थापना कर देना, जिससे फ्रांस का विस्तार ना हो सके। बर्खास्त राजतंत्र की बहाली करना, बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल करना। तो दोस्तों आपको याद होगा क्रांति से पहले फ्रांस में लुई 16 का शासक था और लुई 16 किस वंश से थे? वो बूर्बो वंश के थे। तो बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल करना ये भी वियना कांग्रेस का एक उद्देश्य था और नई रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना।
1815 के बाद जो वियना समझौता हुआ था, नेपोलियन की हार हो गई थी, उसके बाद पूरे यूरोप में दोबारा से रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हो गई थी, लेकिन लोगों को यह रास नहीं आई। इसलिए 1830 के बाद विद्रोह और आंदोलन होने शुरू हो गए थे। ग्रिम्स फेरी टेल्स क्या है? ग्रिम बंधु जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम के द्वारा लोक कथाओं का संग्रह करना। जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम दो बंधु थे, दो भाई थे। उन्होंने बचपन से ही जर्मनी के एकीकरण के सपने देखे थे, तो जिसके लिए वह चाहते थे कि जर्मन भाषा को विकसित किया जाए। तो जर्मन भाषा को विकसित करने के लिए वो गांव-गांव, घर-घर गए। वहाँ जाकर के जो बुजुर्ग लोग थे उनसे कहानियाँ सुनी और उन लोक कथाओं का उन्होंने संग्रह किया, जिसका प्रथम प्रकाशन 1812 ईस्वी में किया। और इसका प्रभाव ये हुआ, लोगों में प्राचीन कहानियाँ सुन करके, लोक कथाएँ सुन करके, फ्रांस की कथाएँ जान करके उनमें राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक का है। ड्यूक मेटरनिक ने यह कहा था जब जुलाई 1830 में क्रांति का काल चला था और उस क्रांति का सर्वप्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ था। विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर बूर्बो वंश की सत्ता को फिनिश किया गया और एक संवैधानिक, एक गणतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। और इस क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप में क्रांति का आगाज शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? फ्रैंकफर्ट संसद एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली को कहा गया है, जिसका गठन 18 मई 1848 को जर्मन इलाकों में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इस असेंबली में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। इसलिए यह फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर हुई थी। इसे फ्रैंकफर्ट संसद कहा जाता है। लुइजे ओटो पीट्स 1819 से 1895। लुइजे ओटो पीट्स कौन थी? यह पूछा जा सकता है, या यह पूछा जा सकता है कि महिलाओं के अधिकारों की चर्चा या महिलाओं के अधिकारों का विचार प्रचार किसने किया था? तो यह लुइजे ओटो पीट्स थी, जो महिला राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने महिलाओं की पत्रिका का संचार किया और नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना करके महिलाओं के अधिकारों की मांग सख्तता में उठाई थी। ओटो वन बिस्मार्क कौन थे? 1861 ईस्वी में प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम बने थे। उन्होंने 1862 ईस्वी में ओटो वन बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बना दिया। ओटो वन बिस्मार्क लौह और रक्त की नीति को सपोर्ट करते थे और इसी नीति के अनुसार 1864 ईस्वी में डेनमार्क, 1866 में ऑस्ट्रिया, 1870 में फ्रांस, 1818 जनवरी फ्रांस को उन्होंने जीत लिया था और 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर वहाँ पर प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम को न्यू जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया था। ये थे ओटो वन बिस्मार्क। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो यह भी ओटो वन बिस्मार्क की थी। अगला प्रश्न है, हमारे पास न तो राष्ट्रीय झंडा है, न राजनीतिक नाम है और न यूरोपीय राष्ट्रों में हमारी कोई प्रतिष्ठा है। किसी भी रियासत में प्रेस की आज़ादी नहीं है, ना कोई सभा कर सकता है, ना भाषण की स्वतंत्रता है। सब लोग मिलकर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते। विदेशों से पुस्तकें नहीं मंगाई जा सकती। शिक्षा के विषय में कोई स्वतंत्रता नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन जूसेप्पे मेत्ज़ी का है। इस कथन के अनुसार जूसेप्पे मेत्ज़ी ने इटली की दुर्दशा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इटली के नागरिकों को कोई भी अधिकार लागू नहीं है, वो कहीं पर भी अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं, विदेशों से लाई पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इटली की दुर्दशा का वर्णन जूसेप्पे मेत्ज़ी ने बड़े अच्छे शब्दों में किया है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब और किस प्रकार हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम का गठन 1807 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से किया गया था। बाल्कन क्षेत्र 1871 ईस्वी के बाद
राष्ट्रवादी तनाव का जो क्षेत्र बना था यह बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र अपने आप में बहुत समृद्ध था, इसीलिए और कालांतर में बाल्कन क्षेत्र प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे। अगला प्रश्न, एले क्या था? जर्मनी में 1833 ईस्वी के कालखंड में एक कपड़ा नापने की इकाई थी जिसे एले कहा जाता था। मैग्यार क्या था? हंगरी में भूस्वामित्व वाले सामंतों को मैग्यार कहा जाता था। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। मारियान क्या था? फ्रांस की राष्ट्रीय भावना की रूपक नारी की छवि जो डाक टिकट और सिक्कों पर अंकित की गई थी। लोगों में जन जागरूकता, राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करने के लिए एक प्रतीक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, तो इसका नाम था मारियान। जर्मेनिया कौन क्या थी? जिस प्रकार से फ्रांस की रूपक नारी का नाम मारियान था, तो जर्मन राष्ट्र की जो रूपक नारी थी उसका नाम जर्मेनिया था, जो ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी और यह काल्पनिक थी। और ब्लूत वृक्ष के मुकुट और पत्ता इसलिए पहनती थी क्योंकि ब्लूत वीरता का प्रतीक है। ला टालिया कौन थी? ला टालिया इटली के शासक विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम था, ला टालिया। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसों को कहा जाता है, क्योंकि रूसों ने तर्क के आधार पर फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी उसकी धज्जियां तक उड़ा दी थी और सर्वसाधारण के मन में क्रांति की भावना भरती थी। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, रूसों ने किस पुस्तक की रचना की थी? उस पुस्तक का नाम कमेंट्स में अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, कमेंट्स में पास किया करो, कुछ लिखा करो। यदि आप कमेंट्स में कुछ लिखेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली के एकीकरण में रोम का पोप सबसे बड़ा बाधक था। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूर्ण हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? सन 1866 ईस्वी में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य सेडोवा का युद्ध हुआ था। ओटोमन साम्राज्य से तात्पर्य क्या है? तो ओटोमन साम्राज्य का तात्पर्य है तुर्की का साम्राज्य। अगला प्रश्न, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध लेख पत्रकार रेबमान का यह कथन है। और रेबमान कौन थे? जर्मन जैकोबिन गुट के सदस्य थे रेबमान, जिन्होंने ये कहा था कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। 18वीं शताब्दी में यूरोप का सर्वाधिक प्रभुत्वशाली वर्ग कौन सा वर्ग था? तो यह कुलीन वर्ग था, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह मध्यम वर्ग हो गया था। क्रांति के बाद मध्यम वर्ग प्रभुशाली वर्ग हो गया था। उससे पहले 18वीं शताब्दी तक कुलीन वर्ग ही सर्वाधिक प्रभुशाली वर्ग था। राष्ट्रराज्य क्या है? राष्ट्रराज्य वह है जिसमें उसके अधिकांश नागरिकों और शासकों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके, वही राष्ट्रराज्य कहलाता है। पोलेनेस और माजूर्का क्या है? पोलेनेस और माजूर्का पोलैंड के लोक नृत्य है। पोलैंड के लोक नृत्य है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1854-55 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध 5 अक्टूबर 1853 से लेकर 30 मार्च 1856 तक लड़ा गया था। यह युद्ध विश्व का अनिर्णायक और बिना मतलब का बेवकूफ़ी से भरा हुआ, मूर्खतापूर्ण भरा हुआ युद्ध था। यह काला सागर के आसपास लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और तुर्की जैसे साम्राज्य थे और दूसरी तरफ रूस था। और युद्ध का कारण था स्लाववादी राष्ट्रीयता और तुर्की जो धर्म था उस धर्म की वो धार्मिक अत्याचार करते थे स्लाववादियों पर। ये इस युद्ध का मुख्य कारण था। कार्टर प्रणाली क्या थी? क्या हो गया? चलिए, लास्ट प्रश्न है आपका, कार्टर प्रणाली क्या थी? विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला एक समझौता कार्टर प्रणाली कहलाता था। और इस समझौते के अनुसार, इस प्रणाली के अनुसार उन राष्ट्रों के बीच पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना होता था और उन्हें प्रोत्साहन देना होता था। तो यह था कार्टर
प्रणाली। दोस्तों, आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल G10 क्लासेस।